हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। दिस इज पीयूष, योर इंग्लिश मेंटोर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीअरेंजमेंट या फिर जिनको पीक्यूआरएस कहते हैं। और स्टूडेंट्स का ये एक बहुत बड़ा फेयर फैक्टर बना होता है कि रीअरेंजमेंट या पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चंस हमसे नहीं सॉल्व होते हैं। सो अगर आप भी ऐसे ही बच्चों की लिस्ट में आते हैं जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने में, तो आज की क्लास के बाद में वो प्रॉब्लम थोड़ा सा कम तो जरूर हो जाएगा। और इन 3 डेडिकेटेड क्लासेस के बाद में आपसे हर क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से होगा, ये प्रॉमिस है मेरा। सो वन रिक्वेस्ट, स्टिक टू ऑल द 3 लेक्चर्स जिसमें मैंने आपको ये लेवल वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी लेवल 1 का मतलब क्या है, जरा इसको समझते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो 3 लेवल पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। पहला लेवल होता है इजी वाला, मतलब क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिन स्टेटमेंट को पढ़ के आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। फिर आते हैं मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस। मॉडरेट लेवल में थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस होंगे, बट फिर भी आपको पढ़ के वो समझ में आने लगेंगे कुछ कुछ हद तक। फिर आते हैं थर्ड लेवल पे हार्ड वाले क्वेश्चंस। ये हार्ड या डिफिकल्ट क्वेश्चंस कैसे होते हैं, देखो, ये थोड़े से लेंदी भी होंगे, साथ ही साथ इनका मीनिंग फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के बेसिस पे बताऊंगा कि कैसे तीनों टाइप के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो चलिए शुरू करते हैं लेवल 1 वाले क्वेश्चन से आज अपनी क्लास को। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके एग्जाम में एक्चुअली में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिनको आपको किस हिसाब से सॉल्व करना होगा। ये इजी, मॉडरेट, हार्ड तो समझ आ गया, बट क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसकी बात भी जरूरी है। तो देखिए, आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें बेसिकली 6 स्टेटमेंट्स होंगे। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें 6 स्टेटमेंट्स होते हैं। अभी स्टेटमेंट नंबर 1 होता है, ये फिक्स रहता है। स्टेटमेंट नंबर 1 फिक्स होता है। फिर आता है स्टेटमेंट नंबर 6, ये स्टेटमेंट भी फिक्स रहता है। 2 स्टेटमेंट्स आपके एग्जाम में फिक्स रहते हैं। फिर बीच में रहता है पी, फिर क्यू, देन आर, उसके बाद में एस। पी क्यू आर एस में 4 स्टेटमेंट्स दिए होते हैं। जब आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ोगे, मतलब 1 P Q R S और 6, इसको एक साथ जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका मीनिंग कुछ क्लियर निकल नहीं पा रहा है, यानी कि आपको P Q R और S को शफल करना होगा, तब जाके ये मीनिंग पूरा एक साथ क्लियर निकलेगा। अब आपको ये पता लगाना है कि PQRS को किस हिसाब से हम शफल करें कि इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग क्लियर निकले। इसकी हेल्प करने के लिए आपके पास में रहेंगे 4 ऑप्शंस। मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1 है QSRP, ऑप्शन नंबर 2 है SQRP, ऑप्शन नंबर 3 है PRPSRQ और ऑप्शन नंबर 4 है PRQS। अब यहां पे आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं। आपको इन 4 में से बताना होगा कौन से वाले हिसाब से अगर मैं इन चारों को अरेंज करूंगा तो इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग एकदम बढ़िया निकल के आएगा। बात समझ आ रही है? इतना सही टास्क आपका होता है, मतलब आपको इन 4 में से किसी एक ऑप्शन को एज अ करेक्ट चॉइस चूज करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं, कभी कभार इनको पीक्यूआरएस बोला जाता है, और कुछ एग्जाम्स में इसको पैराजंबल नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पैराजंबल नाम से भी जानते हैं। सो पैराजंबल, रीअरेंजमेंट या पीक्यूआरएस, ये सारे नाम इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस के होते हैं। और एसएससी में इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें पहला सेंटेंस और 6 सेंटेंस फिक्स रहता है। बात समझ आ रही है? जनरली आपको अरेंज हर एग्जाम में करना होता है। एसएससी में पहला और छठा सेंटेंस फिक्स होता है। बैंक एग्जाम्स में कोई भी सेंटेंस फिक्स नहीं होता है। सिर्फ इतना ही अंतर होगा, बाकी बैंक एग्जाम के जो सेंटेंसेस होंगे वो डेफिनेटली हम हार्ड वाले लेवल में कवर कर चुके होंगे। राइट? सो आप इन क्लासेस को हर एग्जाम के लिए कंसिडर कर सकते हो। चलिए, अब बात करते हैं थोड़ी सी कि आपको सबसे पहले बेसिक तो समझ आ गया होगा कि आपके सामने ये जो पैराजंबल है वो किस हिसाब से आपके सामने आएगा। स्टेटमेंट नंबर 1 और 6 फिक्स रहेगा, उसके रिगार्डिंग आपके पास में रहेंगे 4 ऑप्शन जिसमें से आपको फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली कौन सा आंसर ठीक है। राइट? चलिए, अब बिफोर वी हेड टू दी मेन थिंग, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। एसएससी इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स आपके सामने परचम क्लासेस की एप्लीकेशन पे आपको दिख जाएगा। आप जाके वहां से परचेज कर सकते हो और अवेल कर सकते हो अप टू 50% डिस्काउंट। सो डेफिनेटली द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। तो जितनी जल्दी आप जाओगे उतने ज्यादा ऑफर्स या आप जो भी डिस्काउंट्स है उसको अवेल कर सकते हो। इन क्लासेस में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल पीडीएफ्स मिलेंगी, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होगा और
सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक डिटेल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशंस भी आपको वहां पे मिलेंगे। सो आप इन चांस को मिस मत करिएगा अगर आपको एक्चुअली में स्कोर करना है अच्छा अपने एग्जाम में। इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी होती है आप कांटेक्ट कर सकते हो परचम क्लासेस को। नंबर्स आर 9929507407 पे, सेम नंबर पे यू कैन कॉल और व्हाट्सएप। स्टिल इफ योर क्वेरी डजंट गेट रिजॉल्व यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन parchamclasses06@gmail.com, राइट। चलिए बात करते हैं, अब देखते हैं थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके बेसिस पे आप उन क्वेश्चंस को जो भी पैराजंबल्स या रीअरेंजमेंट के बेसिस पे आते हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। तो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 3 क्लासेस में डेफिनेटली हम ऐसा सीख जाएंगे कि हर क्वेश्चन के आंसर्स हम कर पाए। तो आज की क्लास में हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे पहले, फिर करेंगे पिछली क्लास में दिए गए क्विज के आंसर्स का रिवीलिंग, और उसके बाद में शुरू करेंगे आज की क्लास के क्वेश्चंस को, फिर लास्ट में मैं आपको दूंगा आज की क्लास के कुछ क्विज क्वेश्चंस। चलिए, तो सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स में पहली बात होती है नाउन मस्ट बी फॉलोड बाय प्रोनाउंस एंड वाइस वर्सा शुड नॉट बी कंसिडर्ड ट्रू। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है हर्ष इज अ बॉय, ये लिखा है हर्ष इज अ बॉय। अब दूसरा सेंटेंस होगा ही इज ओबीडियंट, ही इज ओबीडियंट। तो जब भी कभी मैं सेंटेंस में दो चीजें यूज करूंगा, एक होगा नाउन और दूसरा होगा प्रोनाउन, तो मैं ये श्योर रखूंगा कि नाउन वाला पॉइंट हमेशा पहले आए, उसके बाद ही प्रोनाउन वाला पॉइंट आए। ये बात क्लियर है? पहले नाउन वाला पॉइंट आएगा फिर आएगा प्रोनाउन वाला पॉइंट। इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है, मतलब पहले आप प्रोनाउन रख दो फिर नाउन रखो, ये पॉसिबल नहीं है। ये पहली बात ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट जो आपको नोटिस करना है, अगर फुल नेम लिखा है किसी का तो वो पहले आएगा, निक नेम्स या सर नेम्स वाला पॉइंट बाद में आएगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है रजत अरोड़ा, कोई आदमी है रजत अरोड़ा। अब मैंने बोला रजत अरोड़ा के बारे में, एक पॉइंट है जिसमें रजत अरोड़ा है, दूसरे पॉइंट में मैं इसको मान लीजिए शॉर्ट फॉर्म में राजू कहता हूं, या फिर मान लीजिए मैं इनको अरोड़ा साहब कहता हूं, ये मैं इनको अरोड़ा साहब कहता हूं। तो सबसे पहले जिसमें रजत अरोड़ा आएगा वो वाला पॉइंट आना चाहिए, उसके बाद ही आप रख सकते हो राजू वाला पॉइंट, या फिर आप रख सकते हो अरोड़ा साहब वाला पॉइंट। ऐसा इसलिए करते हैं जस्ट बिकॉज पता होना चाहिए अरोड़ा साहब आप रजत अरोड़ा को ही कह रहे हो या फिर राजू आप रजत को ही कह रहे हो। क्लियर है बात, समझ आ रही है? तो पहले फुल नेम्स आएंगे फॉलोड बाय आइदर द निकनेम्स और द सरनेम्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ये कह रहा है फुल फॉर्म्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स इफ यूज्ड, फुल फॉर्म्स विल बी यूज्ड फर्स्ट एंड देन शॉर्ट फॉर्म्स विल बी यूज्ड। जैसे मान लीजिए दो पॉइंट्स है, एक में मैंने बोला यूनाइटेड नेशंस, एक में मैंने बोला यूनाइटेड नेशंस, दूसरे में मैंने बोला यूएन। अब जिस भी पॉइंट में यूनाइटेड नेशंस आया है ये पहले आएगा और यूएन वाला पॉइंट बाद में आएगा, जस्ट टू मेक श्योर कि यूएन मैंने यूनाइटेड नेशंस के लिए यूज किया है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा यूनाइटेड नेशन वाला पॉइंट, फिर ही आएगा यूएन वाला पॉइंट। याद रखिएगा फुल फॉर्म्स पहले आते हैं फॉलोड बाय शॉर्ट फॉर्म्स। चलिए अगले पे आते हैं। फिर आती है बात कंजंक्शंस की। देखो कंजंक्शंस क्या करते हैं, जैसे एंड है, और है, मोर ओवर है, एडिशनली है, ये सब कंजंक्शंस का काम करते हैं। मतलब ये वर्ड्स अगर बीच में आ गए, मान लीजिए मैंने लिखा है एंड, तो ये क्या कर रहे होंगे, अपने पहले और अपने बाद में सेम कॉन्टेक्स्ट वाली चीजों को जोड़ रहे होंगे। ऐसी चीजें जिनका कॉन्टेक्स्ट सेम होता है इनको जोड़ रहे होते हैं। जैसे किसी ने बोला राहुल और वरुण दोनों वहां पे जाएंगे, तो एंड से किनको जोड़ा है, दो सेम लोगों को। ठीक है, तो जो भी लोग मूव कर सकते हैं उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे राहुल या वरुण या राहुल तरुण ऐसा कुछ भी जोड़ सकता था। तो एंड या फिर जो भी कंजंक्शंस होंगे वो क्या करेंगे, सेम कॉन्टेक्स्ट वाली चीजों को जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास में एक पॉइंट है जिसमें एंड लगा हुआ है तो उसके पहले आपको सिमिलर बात वाला ही पॉइंट उसके पहले रखना पड़ेगा। मान लीजिए बी पॉइंट में एंड से शुरुआत हो रही है और आपके पास में एक सी पॉइंट है जिसमें एंड के बाद वाली जो बात है वैसा ही कुछ कहा जा रहा है, तो सेंटेंस का सीक्वेंस बनेगा सी और उसके बाद में बी। ठीक है, क्लियर हुई बात? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज वर्ड्स लाइक बट, येट, ऑल्दो एटसेट्रा जॉइन ऑपोजिट आइडियाज। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, कॉन्ट्रास्ट वाले वर्ड्स हैं। क्या कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रास्ट वाले वर्ड्स हैं। ये कैसे कॉन्ट्रास्ट वाले वर्ड्स हैं, देखो जैसे यहाँ पे बट का आपको इंपॉर्टेंस दिखाता हूं। मैंने बोला मैं पार्टी में आऊंगा, यहां पे क्या है, यस है, मैं पार्टी में आऊंगा। बट अब जैसे ही मैंने बोला बट, आपको लगा पक्का ये कोई बहाना मारेगा। मैंने बोला मैं पार्टी में आऊंगा बट मेरे पेरेंट्स शायद मुझे ना आने दें।
अब यहां पे हो गया कॉन्ट्रास्ट। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं, जैसे बट है, येट है, ऑल्दो है, दो हो सकता था, ये वाले वर्ड्स क्या करते हैं, हमेशा कॉन्ट्रास्ट को या फिर अपोजिट आइडियाज को जोड़ते हैं। जैसे बट के बाद में अगर नेगेटिव है तो बट के पहले उसी सेम बात का पॉजिटिव होना चाहिए। अगर बट के बाद में पॉजिटिव है तो इसी सेम बात का बट के पहले नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब बट के लेफ्ट और राइट में सेम हिसाब की बातें नहीं हो सकती। पहले पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव चाहिए, बाद में पॉजिटिव है तो पहले नेगेटिव चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं हमेशा। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव को पहले या बाद में लाके। ठीक है, फिर आता है सम क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, द पॉइंट्स नीड टू बी अरेंज्ड अकॉर्डिंगली। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कॉमन सेंस एक सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। तो वैसे ही जो ये रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस होते हैं, इनमें भी आपको कॉमन सेंस बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। सेकंड है, सम क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजी। अभी क्रोनोलॉजी क्या होता है, इसको बोलते हैं टाइम वाइज सीक्वेंसिंग। इसको बोलते हैं टाइम वाइज सीक्वेंसिंग। अब ये टाइम वाइज सीक्वेंसिंग का क्या मतलब है, देखो ध्यान से समझो इसको। जैसे मान लो मेरे पास में 4 पॉइंट्स है। एक पॉइंट में लिखा है 1957 में कुछ तो हुआ था, दूसरा पॉइंट है 1943 में कुछ तो हुआ था, फिर है 1832 में कुछ हुआ था, और फिर है मेरे पास में 1857 में कुछ हुआ था। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब मुझे अगर अरेंज करना होगा इसको, तो डेफिनेटली सबसे पहले मैं लिखूंगा सी वाला पॉइंट, उसके बाद में मैं फिर आऊंगा पॉइंट नंबर डी पे, उसके बाद में फिर मैं आऊंगा बी पे, देन ए पे, फिर आऊंगा बी पे, देन ए पे। ये हो जाएगा मेरा प्रॉपर अरेंजमेंट। ये किसके बेसिस पे है, ये क्रोनोलॉजी के बेस पे है, मतलब टाइम वाइज जो इनकी सीक्वेंसिंग है इसके बेसिस पे है। ये बात भी आपको कई सारे सेंटेंसेस में काम आएगी, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, लास्ट टिप एंड ट्रिक में से जो पॉइंट है वो है प्रोनाउंस हैव देयर स्पेसिफिक लिमिट्स एंड शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंगली। जैसे मान लीजिए, इसका मतलब ये है, अगर इट यूज हुआ है, ही यूज हुआ है, शी यूज हुआ है, या फिर दिस यूज हुआ है और दैट यूज हुआ है, तो हमेशा कितनी चीजों की बात होगी, वन थिंग इज मेंशन्ड, मतलब सिंगुलर चीज की बात हुई है, याद रखिएगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी पॉइंट में इट, ही, शी, दिस, दैट यूज हुआ हो, तो उसके पहले हमेशा एक ही चीज की बात होगी। एक से ज्यादा चीजों की बात हुई तो इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 देखिए, अगर यहीं पे हो जाए दीज, यहीं पे हो जाए दे, यहीं पे हो जाए दोज, यहीं पे हो जाए देम, अब क्या करेंगे, यहीं पे हो जाए वी, अब यहां पे क्या करेंगे, एक से ज्यादा थिंग्स आर देयर, वन प्लस थिंग्स आर देयर। याद रखिएगा, अगर दीज, दे, दोज, देम ऐसा कुछ लिखा हो, तो जिस भी पॉइंट के साथ में इसमें से कुछ भी लिखा होगा, उनके उस पॉइंट के जस्ट पहले हमेशा एक से ज्यादा चीजों की बात हुई होगी। क्लियर है बात? चलो, एक और छोटी सी चीज है, जब भी कभी ए या फिर एन लगा होगा, हमेशा वो वाली चीज क्या कर रही होगी, इंट्रोड्यूस कर रही होगी, वो वाली चीज इंट्रोड्यूस कर रही होगी। और अगर मान लो सेम चीज के साथ में द लगा हुआ है, तो ये चीज क्या कर रही होगी, रिपीट कर रही होगी। आपको कई बार ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें सेम चीज के साथ में एक बार आ लगा है और एक बार द यूज हुआ है, तो जो ए या एन वाला होगा वो पहले आ जाएगा और द वाला बाद में आ जाएगा। क्लियर है बात, समझ आ रही है? इतनी टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर हम ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चंस करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आते हैं अब बेसिकली हम क्वेश्चन के जो क्विज क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उनके आंसर्स पे फिर शुरू करेंगे आज की क्लास के क्वेश्चंस को। लास्ट क्लास का जो क्विज नंबर 46 था, उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट वुड बी हैड फिनिश्ड। क्वेश्चन वाज ही टोल्ड मी दैट ही डैश द मूवी, इट शुड बी हैड फिनिश्ड। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। 47 पे आते हैं, आई डू माई वर्क डैश केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। अब ये अजीब सा लग रहा होगा, इसका आंसर हो जाएगा टू केयरफुली। देखो, जब भी हम कभी पॉजिटिव वर्ड के साथ में TOO लगा देते हैं या SO सो लगा देते हैं, तो उसके साथ में मुझे कॉम्प्लीमेंट करना होता है। अगर यहाँ पे टू लगा है तो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए टू से, अगर सो लगा है तो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए दैट से। ठीक है, एडवर्ब्स में ये चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे टू से कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि इसके पहले क्या लगाओगे आप, TOO लगा दोगे। इस हिसाब से दिस वुड बी ऑप्शन नंबर 3। चलो 48 पे आते हैं, द मॉनिटर टेक्स केयर डैश द क्लास डैश द एब्सेंस ऑफ द टीचर, इट शुड बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑफ एंड इन। डबल फिलर का क्वेश्चन था ये। चलिए 49 पे आते हैं, द स्टूडेंट डैश बुक आई स्टिल हैव कैन टेक इट फ्रॉम मी। द स्टूडेंट
हुज बुक आई स्टिल हैव, ऑप्शन नंबर 2 यहां पे फिट हो जाएगा। चलो, लास्ट क्वेश्चन था क्विज का, ही स्पोक डैश हिज ट्रेवल्स, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ओ एफ ऑफ ही स्पोक ऑफ हिज ट्रेवल्स। तो जिसने भी करेक्ट आंसर्स किए हैं मेरे को कमेंट करके बताइए आपका स्कोर क्या रहा है इन क्वेश्चंस के उसमें, ठीक है। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आज के। क्वेश्चन नंबर 1, उसके पहले मैं डायरेक्शंस पढ़ देता हूं। इन दीज क्वेश्चंस द फर्स्ट एंड द सिक्स सेंटेंस इज फिक्स, द रेस्ट इज स्प्लिट इनटू पी क्यू आर एंड एस। रीड अ सेंटेंस एंड फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट। ठीक है, अब आपको फर्स्ट वाला सेंटेंस ये और लास्ट वाला सेंटेंस फिक्स मिलेगा हमेशा। वेरी करेंगे पी क्यू आर और एस, इसी के बेसिस पे आपको बताना होगा कि कौन सा वाला पॉइंट यहाँ पे सही है। सिंपल है, चलो देखते हैं। मेकिंग आर सेल्व्स, अब यहाँ पे पहला तो फिक्स है, सिक्स्थ भी फिक्स है। अब ऑप्शंस में देखते हैं सबसे पहले हम कि कौन से वाले के साथ हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। देखो ऑप्शंस में पी से स्टार्टिंग हो रही है, पी से स्टार्टिंग हो रही है, आर और एस से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, पी आर और एस से स्टार्टिंग हो रही है। तो हम एक काम करते हैं, पहले पी वाले ऑप्शंस को देखते हैं। चलो ठीक है, मेकिंग आवरसेल्व्स आवर लैंग्वेज। अब खुद को अपनी लैंग्वेज बनाना, इसका कोई सेंस नहीं निकल पा रहा है। सो पी वाले जो ऑप्शन शुरुआत वाले हैं वो गलत हो जाएंगे, ये दोनों बाहर हो गए। फिर बचता है एस और आर, चलो एस से जोड़ते हैं। मेकिंग आवरसेल्व्स इज एन इंपॉर्टेंट, फिर आता है क्यू, पार्ट ऑफ ग्रोइंग इनटू। अब ये तो कुछ उल्टा ही मीनिंग बनाने लग गया, तो एस भी बाहर हो जाएगा। इकलौता बचता है आर पी एस क्यू, बट स्टिल बिना पढ़े इसको चूज नहीं करेंगे। सो आर पी एस क्यू क्या बनेगा, मेकिंग आर सेल्व्स मास्टर ऑफ आर लैंग्वेज इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोइंग इनटू फुल मैनहुड और वुमेनहुड। एकदम प्रॉपर मीनिंग बता रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 के साथ हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इट विल बी बेटर, ये तो फिक्स हो गया, ये पहला वाला फिक्स है, लास्ट वाला भी फिक्स है। चलो, इट विल बी बेटर to draw to a few than enroll to provide quality education them out as graduates in masses and churn। शुरुआत करने के लिए ऑप्शंस हैं Q और R और S, तीन चीजें हैं आपके पास में। ठीक है, पहले R और S को देख लेते हैं क्योंकि Q वाले दो ऑप्शंस हैं हमारे पास में। R और S से देख लेते हैं। इट विल बी बेटर देम आउट एज ग्रेजुएट्स, R तो बाहर हो गया सीधा सीधा। अब S देख लेते हैं। इट विल बी बेटर इन मासेस एंड चर्न, एस के साथ में अगर मैं आर लगाऊं, इन एंड चर्न देम। अब यहाँ पे चर्न देम किस लिए यूज हुआ है ये नहीं पता चल पा रहा है। सो एस के साथ में आर भी गड़बड़ कर देगा। अभी क्यू वाले दो ऑप्शंस हैं, क्यू आर है या क्यू पी है, कौन सा वाला सेंसिबल है चलो देखते हैं। क्यू के साथ में एक बार आर लगाते हैं और क्यू के साथ एक बार पी लगाते हैं। चलिए, तो इट विल बी बेटर टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन देम आउट एज ग्रेजुएट्स, क्यू के साथ आर तो बिल्कुल भ्रष्ट हो गया। सो क्यू के साथ आर नहीं लगाऊंगा मैं, गलत हो जाएगा। क्यू के साथ पी लगाते हैं, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू अ फ्यू दैन एनरोल। ठीक है, सो क्यू पी एस आर सही हो जाएगा, बट स्टिल लेट्स रीड इट। क्या हो जाएगा, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू अ फ्यू दैन एनरोल, फिर एस इन मासेस एंड चर्न देम आउट एज ग्रेजुएट्स आफ्टर परफंक्टरी टीचिंग। कह रहा है कि थोड़े बच्चों को लेके आप पढ़ाओ इंस्टेड ऑफ बहुत सारा मास भर के और उनको बस ऐसे ही ग्रेजुएट्स बनाने के कंपैरिजन में थोड़े बच्चों को पढ़ाना इज ऑलवेज अ प्रेफर्ड थिंग। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे फिर से करेक्ट चॉइस हो जाएगा। क्लियर है बात? चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट, बढ़िया, लेकिन ये फिक्स है, नहीं पता दे किसके कॉन्टेक्स्ट में भी यूज हुआ है। लास्ट सेंटेंस जो फिक्स है वो है एंड एंटर द कंट्री। ठीक है, द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट और लास्ट है एंड एंटर द कंट्री। फिक्स्ड ऑप्शंस कौन से हैं, आर है, क्यू है। आर और क्यू ही हमेशा शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आर देख लेते हैं और क्यू देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर वाले, फिर देखते हैं क्यू वाले। द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट वॉज लॉस्ट, मतलब आर से शुरुआत बढ़िया हो रही है। ठीक है, तो आर से कंटिन्यू हो सकता है। अब क्यू वाला देख लेते हैं, क्या पता ये बाहर निकल जाए। द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट क्रॉस द बॉर्डर। ठीक है, क्यू से भी बढ़िया निकल रहा है। चलो क्यू आर वाले को स्टार्ट करते हैं, क्यू आर से स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट क्रॉस द बॉर्डर वॉज लॉस्ट, फिर पी एस एंड दे हैड टू फॉल बैक, फिर एस लेटिंग द एनिमी एंड एंटर द कंट्री। अब एस के साथ में 6 गड़बड़ कर दिया, इसका मतलब है लास्ट में एस नहीं आ सकता, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो एस के साथ में 6 तो नहीं आ सकता है। ठीक है, अब मुझे इन दोनों में से कोई ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। क्यू आर पी तक तो ठीक था,
QPR भी ठीक था, लेकिन लास्ट में S नहीं आ सकता था, तो ये दोनों ऑप्शंस यहाँ से बाहर हो गए। अब Q से शुरुआत कर सॉरी R से शुरुआत करते हैं। चलो देखो, द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट वॉज लॉस्ट। फिर आता है R के साथ Q और यहाँ पे आता है R के साथ P। देखते हैं R के साथ Q कनेक्ट होता है कि नहीं। द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट वॉज लॉस्ट, उसके बाद में Q कनेक्ट करना है। वॉज लॉस्ट क्रॉस द बॉर्डर, R के साथ में Q यहाँ पे गड़बड़ करने लग जा रहा है। पहले अगर आप बोलते द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट क्रॉस द बॉर्डर वॉज लॉस्ट, क्यू के बाद में आर तो सेंस दे रहा है, बट आर के बाद में क्यू लगाना सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहां से गलत हो जाएगा। एंड द ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद वुड बी ऑप्शन नंबर 2। बट फिर भी लेट्स रीड RPSQ, देखते हैं। द वेरी फर्स्ट बैटल दे फॉट वॉज लॉस्ट, फिर आएंगे पी पे, एंड दे हैड टू फॉल बैक, फिर एस, लेटिंग द एनिमी क्रॉस द बॉर्डर, एनिमी को बॉर्डर क्रॉस करने दिया, एंड एंटर द कंट्री। तो RPSQ की बात हम माननी पड़ेगी, सो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट चॉइस। क्लियर? चलो नंबर 4 पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट फिक्स है और सिक्स्थ वाला पॉइंट भी फिक्स है, वेरी करना है आपको PQRS में। अ नेशन, the material assets it possesses is not made by and collective determination but by the will of the people। ठीक है, स्टार्टिंग कर रहे हैं PQR और S, सारे ही पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। चलो ठीक है। अ नेशन द मटीरियल एसेट्स, पी वाला से स्टार्टिंग गलत हो जाएगा, तो पी को हम ऐसे ही बाहर कर देते हैं। अ नेशन बट बाय द विल, एस वाला भी बाहर हो जाएगा। देखो कुछ तो कॉमन सेंस से बाहर कर देते हैं। अ नेशन बट बाय द विल, ये गलत हो जाएगा, कुछ मतलब नहीं बन रहा है इसका। तो दो ऑप्शंस तो यहां से ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। फिर बचता है आर और क्यू। चलो आर देखते हैं। अ नेशन एंड कलेक्टिव डिटर्मिनेशन, आर एस भी गलत हो गया यहां से, है ना। चलो फिर भी एक बार इसको कनेक्ट करके देख लेते हैं। अ नेशन एंड कलेक्टिव डिटर्मिनेशन, फिर एस बट बाय द विल, और गड़बड़ हो गया। सो थर्ड वाले को नहीं कंसिडर कर सकते हैं। ऑप्शन 2 को पढ़ के देखते हैं। QPSR, अ नेशन इज नॉट मेड बाय द मटेरियल एसेट्स इट पोजेसेस, फिर ऐसे बट बाय द विल एंड कलेक्टिव डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 2 इज अ गुड चॉइस। चलिए नंबर 5 पे आते हैं। व्हेन द गवर्नर, ये है फिक्स और सिक्स्थ वाला है फिक्स। The bell had rung, justice should be immediately, he ordered that, found out why, done to the horse। ठीक है, चार ऑप्शंस वेरी कर सकते हैं PQRS, बाकी 1 और 6 है फिक्स। स्टार्टिंग कर सकते हैं R से, P से और S से। ठीक है, when the governor he ordered that, मतलब R से गड़बड़ है। when the governor he ordered that, 1 के साथ में इमीडिएटली R से शुरुआत नहीं हो सकती, तो R वाला ऑप्शन यहां से बाहर हो जाएगा। ठीक है, when the governor justice should be immediately, तो Q से शुरुआत तो हो ही नहीं रही है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं ऑप्शंस कौन से बचते हैं। एक है S से बच रहा और एक है P से शुरुआत करने वाला बच रहा, तो करके देखते हैं यहाँ पे। when the governor the bell had rung, कोई मीनिंग बना? गलत हो गया। पी से स्टार्टिंग गलत हो गई, तो पी वाला ऑप्शन यहां से बाहर हो गया। अब दोनों ही ऑप्शन एस से शुरू करने हैं, एक है एस के साथ पी और एक है एस के साथ क्यू। कौन सा वाला ठीक करेंगे, चलो देखते हैं। When the governor found out why the bell had rung, फिर आर, he ordered that justice should be immediately done to the horse। ये बढ़िया है, ये काफी अच्छा है, इट्स अ गुड चॉइस। बट स्टिल लेट्स रीड SQRP। When the governor found out why justice should be immediately, he ordered that। अब QR तो गड़बड़ करने लग गया, फोर्थ को करेंगे बाहर और थर्ड पे जाएंगे एज अ गुड बेट। सो थर्ड वुड बी द गुड चॉइस। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो नंबर 6 पे आते हैं। When you ponder over that the only hope you will realize of the world peace lies the question deeply in the United Nations। पहला पॉइंट और सिक्स्थ पॉइंट यहाँ पे फिक्स है बेटा, इसको वैरी नहीं करा सकते हैं। हमें वैरी कराना है PQR और S को, ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है ना। तो ये दोनों फिक्स हैं, इनके बेसिस पे हम आंसर को निकालने की कोशिश करते हैं। ऑप्शंस जो शुरू कर रहे हैं वो है Q, S है 2 बार और फिर R है, मतलब शुरुआत Q, S और R कर सकता है। ठीक है, व्हेन यू पॉन्डर ओवर, अब एक एक करके देखते हैं। हमारे पास में S वाले 2 ऑप्शंस हैं और Q और R के एक एक ऑप्शंस हैं, तो हम एक एक करके इसको बाहर निकाल के देखते हैं। When you ponder over of the world peace lies, ऑफ से शुरुआत तो नहीं हो पाएगी यहाँ पे। देखो when you ponder over of, ये दो प्रेपोजिशंस यहाँ पे सेंस नहीं बना रहे हैं फिलहाल, तो यहाँ पे आर से शुरुआत वाला पॉइंट हम गलत कर देंगे। कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर 4 वुड बी किक्ड आउट। ठीक है, when you ponder over the question deeply, अब ये एस वाला अच्छा खासा सेंस बना रहा है, पर क्यू वाले से देखते हैं। when you ponder over
यू विल रियलाइज, क्यू भी सेंस बना रहा है, मतलब क्यू वाले को पहले देखना पड़ेगा, फिर एस वाले दो ऑप्शन हैं, मैच करके देख लेंगे। क्यू आर एस पी देखते हैं पहले। व्हेन यू पॉन्डर ओवर, यू विल रियलाइज ऑफ वर्ल्ड पीस लाइज, गलत हो गया। ऑफ वर्ल्ड पीस ठीक है, लाइज से यहां से गड़बड़ होने लग जाएगा। सो क्यू आर एस पी इज रॉन्ग। अब एस क्यू पी आर है और एस पी क्यू आर है, देखते हैं एस क्यू सेंस देता है या एस पी, उसी बेसिस पे आंसर को चूज कर लेंगे। आप हमेशा एलिमिनेशन मेथड से ही जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम इस पे। चलो, तो पहले हम आते हैं एस क्यू पे। व्हेन यू पॉन्डर ओवर द क्वेश्चन डीपली, यू विल रियलाइज, फिर पी आर, दैट द ओनली होप ऑफ वर्ल्ड पीस लाइज इन द यूनाइटेड नेशंस। काफी अच्छा ऑप्शन है, थर्ड इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बट स्टिल लेट्स रीड ऑप्शन नंबर 2। व्हेन यू पॉन्डर ओवर द क्वेश्चन डीपली, फिर आता है पी, दैट द ओनली होप, फिर आता है क्यू, यू विल रियलाइज आर, ऑफ वर्ल्ड पीस लाइज, यू विल रियलाइज ऑफ वर्ल्ड पीस, गलत हो गया 2 वाला। यहां पे क्यू के बाद में जैसे ही आर आया, इसने मीनिंग को डिस्टॉर्ट कर दिया। तो हमारे पास में इकलौता ऑप्शन बचता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सो दिस वुड बी द करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। ये थोड़ा सा लेंदी देखने में लग सकता है, बट इजी होगा ये फिर भी। चलिए, ऐसा ही मान के इसको करने की कोशिश करते हैं। अभी का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में 3 क्विज के क्वेश्चंस आपको देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है, वंस अ वीक दीजा लेड मोती गज द एलिफेंट डाउन टू द रिवर। ठीक है, उस ये फिक्स है, लास्ट वाला भी फिक्स है, बोथ द एलिफेंट एंड द ट्रेनर वुड रिटर्न होम। P है, after inspection the two would stand up. Q है, then Disa looked at his feet and examined his whole body for sores. R कह रहा the animal knew it was time to return. S कह रहा the elephant lay down on his side while Disa rubbed him with a coir scrubber. ये हाथी को नहलाने का एक पूरा प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है। हाथी का नाम मोती गज है, या मोती है हाथी का नाम, तो उसको नहलाया जा रहा है यहाँ पे। दीजा उसकी केयरटेकर हो सकती है या मालकिन हो सकती है, कुछ भी आप कह सकते हो। चलो, तो इसमें शुरुआत हो रही है एस से, क्यू से और आर से। एक एक करके हम इसको एलिमिनेट कर करके देखेंगे। चलिए देखते हैं। वंस अ वीक दीजा लेट मोती गज द एलिफेंट डाउन टू द रिवर। उसके बाद में अगर मान लीजिए मैं आर को लेता हूं, तो कह रहा द एनिमल न्यू इट वाज टाइम टू रिटर्न। तुरंत जैसे ही पानी में जाएगा, तुरंत रिटर्न होने का बात तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो आर वाला पॉइंट शुरुआत नहीं कर सकता, इसलिए फोर्थ वाले को मैं यहीं पे बाहर कर देता हूं। ठीक है, अब हमारे पास में है क्यू और एस। चलो, once a week Disa led Moti Gus the elephant down to the river. फिर Q है, then Disa looked at his feet and examined his whole body for sores. ये मान सकते हैं। उसके बाद में देखो, यहाँ पे दीसा क्या कर रही है, उसके पैरों पे देख रही है और एग्जामिन कर रही है उसकी पूरी बॉडी फॉर सोर्स के लिए, उसकी पूरी बॉडी एग्जामिन कर रही है। क्यू के पहले एस आना चाहिए, द एलिफेंट ले डाउन ऑन हिज साइड व्हाइल डीजा रब्ड हिम विद अ कॉइट स्क्रबर। तो पहले हाथी लेट जाएगा या फिर कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएगा, उसके बाद में ये क्यू वाला जो एग्जामिन करने वाला पॉइंट है ये वैलिड होगा। इसलिए क्यू के पहले मुझे एस चाहिए होगा, मतलब क्यू से मैं शुरुआत नहीं कर सकता। क्यू के पहले मुझे एस चाहिए, एस के पहले क्यू, सॉरी यहाँ पे क्यू पहले है एस बाद में है, अगर ये फ्लिप्ड होता तब शायद इसका सेंस बन सकता था। इसलिए ये दोनों पॉइंट्स बाहर हो गए। अभी पहले वाले को मैं पढ़ के देखता हूं कि क्या इसका प्रॉपर कनेक्शन बन रहा है या नहीं। Once a week, Disa led Moti Gus the elephant down to the river. फिर पढ़ते हैं S को। The elephant lay down on his side while Disa rubbed him with a coir scrubber. फिर आता है Q. Then Disa looked at his feet and examined his whole body for sores. यहाँ पे then का मतलब है इसके पहले ही सिमिलर स्टेप कुछ हुआ होगा, यानी कि जो मोती गज था वो अपने पैरों पे लेट गया था। ठीक है, इसलिए एस के बाद में ही मैं क्यू को प्रेफर करूंगा। फिर आता है पी। आफ्टर इंस्पेक्शन द टू वुड स्टैंड अप। इंस्पेक्शन या एग्जामिन जो किया था उसके बाद दोनों खड़े हो जाएंगे। हाथी को पता चल गया है कि अब वापस जाने का टाइम हो चुका है। सो आर लास्ट में आएगा, देन लास्ट में 6 पॉइंट आएगा, बोथ द एलिफेंट एंड द ट्रेनर वुड रिटर्न होम। ठीक है, दीसा उसकी ट्रेनर थी। So that's how we landed option number 1 as the correct choice. Clear है? चलिए, अब आती है क्विज क्वेश्चंस की बारी। क्विज क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। पॉइंट नंबर 1 फिक्स है, अन्ना हैड लॉन्ग टू सी हर सन। PQRS आपके सामने फिक्स है, he will arrive at the station at 10 o'clock, she said to herself. She prepared herself for it, she looked at the clock, there were only 5 minutes left. She rushed out of her house and hailed a taxi to reach the station in time. 6 वाला भी फिक्स है, आपको बताना है इसका प्रॉपर ऑर्डर आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है।
Mr. Ramaswamy is a very strict man. He earns nearly 3,000 rupees a month. He also believes that it is foolish to waste one's time or money. He is not a poor man. He believes that life means work only. But he wants his children to lead a simple life. इसमें पॉइंट नंबर 1 फिक्स है, पॉइंट नंबर 6 फिक्स है. आपको PQRS वेरी कराना है और बताना है इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा. चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का एंड क्विज का भी. नंबर 10 है, आई वॉज born here in the old city, the girl told us. Her answer suggested that her family has roots. When we inquired, as opposed to the modern town that consists mostly of hotels and belong to the traditional part where the temples are, some say people here are more ethnically pure. पहला और 6 यहाँ पे फिक्स है. PQRS को वेरी कराना है और बताना है किस ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर की अरेंजमेंट देखने को मिल रही है. आज की क्लास के लिए इतना ही. आपको करने हैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स. नेक्स्ट क्लास में रिवील करूंगा इनके करेक्ट आंसर्स क्या क्या हैं. टिल देन यू टेक केयर, कीप लर्निंग. थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम.